गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तो बात हो रही होगी, लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज़ में उन शख्सियत का जिक्र करते हैं जो कि हमसे बिछड़ गए। हम सबसे पहले बात करेंगे सईदा आरफा ज़हरा साहिबा की। जिस तरीके से उनकी खिदमात पाकिस्तान के लिए, उर्दू ज़बान के लिए, हमारी तहज़ीब के लिए, उनको हम भुला नहीं सकते। और उनका इंतकाल, इस पर गहरे दुख, गहरे रंज का इजहार हमारी तरफ से भी और पूरी कौम की तरफ से भी। हम कल से देख रहे हैं जिस तरीके से उनके हवाले से बात हो रही है, चूँकि ज़ाहिर जब भी कोई बिछड़ जाता है हम ज़्यादा बात कर भी रहे होते हैं, उनकी खिदमात को याद भी कर रहे होते हैं। और शुएब, जितना हमने उनसे सीखा, आज तक हम जितना सीखते हैं और हर जनरेशन जिस तरह से उनसे रिलेट कर पाती है, मैं कहूँगी ऐसी शख्सियात जो है ना वो मिलने से कोई ढूंढती हैं, मिलती हैं, ढूंढने से मिलती हैं। सो ऑब्वियसली जब हम इस तरह के लोगों के बिछड़ने की बात कर रहे होते हैं तो यकीनन दिल में रंज होता है, हम अफसोस कर रहे होते हैं। कल से सोशल मीडिया पे हम ज़रूर देख रहे हैं, बट जब हम उनका काम देखते हैं तो दिल करता है बस उनके काम को सेलिब्रेट करते रहें। और कल से उनके काम को बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है, कल से उनकी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। और ये सिर्फ कल की बात नहीं बता रहे हम, कल तो चलें एक सिंक हो जाते हैं तमाम लोग, लेकिन आए दिन अगर हमें कभी भी कोई भी बात सीखनी होती है, किसी भी टॉपिक पे कुछ बात करनी होती है, ज़िंदगी में कोई मुश्किल हमें आ रही होती है, तो यकीनन इस तरह के लोगों की तरफ हम रुजू कर रहे होते हैं, उनकी बातें हम सुनना चाह रहे होते हैं कि वो दानिश्वर हैं। सो वो बात वही है कि बिछड़ जाते हैं लेकिन उनका काम हमारे साथ रहता है। बिल्कुल, उनका काम यहीं पे होता है, मौजूद रहता है। तो आज हम उनकी इल्मी बसीरत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू आगे चल के प्रोग्राम में करेंगे। बिलखुसूस उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया। तो हम उनसे डॉक्टर आरफा साहिबा से मुताल्लिक़, उनकी शख्सियत से मुताल्लिक़, उनके शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक़, उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात से मुताल्लिक़, तहज़ीब के लिए, अदब के लिए, ज़बान के लिए जो खिदमात रही हैं उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी उनसे मुताल्लिक़ कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात, क्योंकि उनकी बहुत से क्लिप्स, बहुत सी बातें हमारे सामने आए रोज़ आ रही होती हैं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, हम कोशिश करेंगे उससे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा जब हम पॉलिटिकल डोमेन में देखते हैं तो एक और शख्सियत जिन्होंने बहुत काम किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। कल उनकी भी खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया। बहुत दुख, बहुत रंज उनके लिए। और ज़ाहिर है जब हम ऐसी शख्सियात की बात करते हैं जिन्होंने अपनी अपनी डोमेन में बहुत अच्छा, बहुत अहम काम किया होता है, सो उनसे मुतालिक फिर हम ज़्यादा बात भी करते हैं, उनके काम को हम याद भी कर रहे होते हैं। हम प्रोग्राम में आगे चलकर इससे मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन कुछ और मौज़ूआत पर जब हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिफरेंट मौज़ूआत पर करेंगे बात। अपने मेहमानों के साथ रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक शाही डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ, काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन, फिर स्पंज। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? क्रेजी फॉर कुरकुरे। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से।
अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार से PTV नेटवर्क पर। सितारा तो है, मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक भरपूर जिंदगी ये गुजारना हम सब चाहते हैं और इसके लिए हम कुछ ना कुछ कर भी रहे होते हैं। कभी कभी हम गलतियां कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। मैं हेल्थ एंड फिटनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, चूंकि इस पे बहुत ज़्यादा आगाही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब एक शख्स की हेल्थ मुतासर होती है तो सिर्फ वही मुतासर नहीं होता, पूरा घर सफर पूरा घर सफर करता है। आपके आसपास के ताल्लुक, आपके रिश्ते, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सब मुतासर होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी हेल्थ और फिटनेस पर काम करें, अंदर से अच्छा हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो ताकि आप अच्छा फील भी करें। सो इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है क्लिनिकल डाइटिशियन है, हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच डॉक्टर फैसल फारूक। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ग्रेट टू हैव यू डॉक्टर साहब। अपनी रूटीन बताएं, आप हेल्थ एंड फिटनेस के लिए क्या करते हैं? हेल्थ एंड फिटनेस के लिए सबसे पहले तो देखा जाए तो मेरा जो अहम गोल होता है कि मैं अपनी डाइट को बेहतर रखता हूँ। Okay. उसमें सबसे पहले जो शुगर है, जो चीनी जिसे हम कहते हैं, उसको मैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट में कंज्यूम करता हूँ। ऑलमोस्ट डेली मेरी जो है 2 ग्राम होगी या 1 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। उसके उसके अलावा जो है डेली कोई प्रोसेस कार्ब्स, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कंज्यूम करता। और जो मीट एंड मीट फूड्स हैं और उसके अलावा हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वो मैं कंज्यूम कर लेता हूँ। ओके। इसके अलावा मॉर्निंग में डेली एक जो है 40 मिनट्स की वॉक, अगर वो नहीं तो जिम लाजमी है। ओके। ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ी सी फ्रेश एयर 5 मिनट्स की लाजमी है, क्योंकि हमने टाइम को भी मैनेज करना होता है। तो उसके बाद जो है हम मूव ऑन करते हैं अपने क्लिनिक की तरफ और उधर जाते हैं। फिर दिन में एक दो फिर से कोई भी हेल्दी फूड कंज्यूम कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास नट्स होते हैं। उसके साथ साथ कोई भी प्रोटीन का पोर्शन होता है, साथ थोड़ा सा जो है कार्ब्स होते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 35 ग्राम्स की एक चपाती होती है मोस्टली। और साथ सैलेड लाजमी होता है। इसी तरह से शाम में भी है। तो अगर कभी राइस हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो फिर हम अप टू 80 ग्राम्स जो है ना ले लेते हैं। एक बाउल बन जाता है। अच्छा, होता ये है कि जो घर पे बना हुआ है बस आपने वो खाना है पोर्शन कंट्रोल करके, राइट? और क्लीन ईटिंग। क्लीन ईटिंग मतलब ये नहीं कि, और ऑब्वियसली लेकिन घर का भी जो खाना है उसमें ज़्यादा ऑयल, घी, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वेट मेंटेन करना होता है फिर कहीं मुश्किल नहीं हो जाता? बिकॉज आप उसके अंदर नट्स भी ले रहे हैं, आप 3 टाइम खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, बेशक आप वॉक कर रहे हैं उस दौरान, लेकिन बहुत सारे लोग अपना वेट नहीं मेंटेन कर पा रहे होते क्योंकि वो इतना ज़्यादा खाना पूरे दिन का, क्योंकि आपने वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड लेने के चक्कर में लोग वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसमें 2 फूड्स हैं। एक ऐसे फूड्स हमारे पास फूड ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि वेट को गेन की तरफ लेके जाते हैं, जो बॉडी में स्टोर होते रहते हैं। और दूसरी तरफ हम आए तो ऐसे फूड्स हैं जो कि थर्मोजेनिक फूड्स होते हैं। वो क्या कहते हैं, स्टोर नहीं होते बॉडी में।
अब अगर हम कुछ ऐसे फूड्स को कंज्यूम करना शुरू कर दें और हमारा एपिटाइट भी जो है वो भी कंप्लीट रहेगा, फुलफिलनेस भी फील करेंगे और कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा कि मुझे भूख लग रही है या कोई ऐसा इशू, तो उसमें हमारे पास प्रोटीन आ जाता है, गोश्त आ जाता है। इवन अब तो जो नया रिसर्च है वो ये कहता है कि मटन और बीफ को भी हम ले सकते हैं, इट्स हेल्दी अनलेस इट इज़ नॉट फ्राइड। अगर वो हमने फ्राई नहीं किया हुआ और ऑयल उसमें हेल्दी यूज़ किया है, हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है, मक्खन का इस्तेमाल किया है, तो इट्स हेल्दी। और इसी तरह से उसका अपना फैट भी इतना होता है कि उसी में पक जाता है, बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा मुझे प्रोटीन के पर्सपेक्टिव से बताएं कि जो चिकन है, स्पेशली जो हम फार्मी चिकन की बात करें, इससे मुतालिक मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ खबरें सामने आती रहीं। द अदर डे आई वेंट टू अ डॉक्टर, उसने मुझे कहा कि आपके बच्चों के वो दांत जो कि 7 साल में या 9 साल में या 12 साल में आने चाहिए थे, वो पहले आ गए हैं, 2-2 साल पहले आ गए, जस्ट बिकॉज आप बच्चों को चिकन बहुत दे रहे हैं। चूँकि चिकन में हार्मोन्स होते हैं और वही हार्मोन्स बच्चों का पार्ट बन जाते हैं, और उसकी वजह से जो बच्चा जिसकी एज के हिसाब से चीज़ 13 साल में होनी चाहिए थी, वो 9 साल में हो रही है या 10 साल में हो रही है। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल ऐसे ही है। होता यह था पहले कि कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती थी, वो बच्चे पूरी नहीं कर पाते थे। अब चिकन जो होता है वो उसको फीड दी गई होती है, उसकी अपनी भी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, तो जब हम वो कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही होती हैं। बट अब चिकन में अनहेल्दी प्रिस्क्रिप्टिव से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इसमें चिकन का लिवर होता है, जिसको हम कलेजी कहते हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास ब्रॉयलर चिकन है, देसी चिकन की आप सबसे अच्छी होती है उसकी कलेजी है, लेकिन हमारे पास ब्रॉयलर की जो मीट है उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे पहले लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा हुआ करती थी, अब उम्र भी कम हो रही है और ये रेवोल्यूशन का एक पार्ट है, तो इस वजह से भी, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहती है, तो चेंजेस आ रहे हैं। इसी वजह से जो है ये बच्चों के दांत भी जल्दी जो है, नहीं देखिए, अब ये चेंजेस हमारे यहाँ ज़्यादा आ रही हैं। अगर आप अभी भी कंपेयर करें अपने आप को किसी और मुल्क से, कभी फॉर एग्जांपल किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से हम देखते हैं, वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो 90-90 साल के भी एक्टिव लोग नजर आते हैं। हमारे यहाँ 50 साल के बंदे को डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, घुटनों का मसला। 40 तो हमारे यहाँ एक ऐसी एज है, 40 नहीं, ये हमारे दिमागों में है ना। हाँ, 40 ना कहो ना। नहीं, वैसे भी ये हमारे दिमागों में है। हमें ये होता है 40 के हो गए, अब तो उम्र के साथ तो बीमारियां लगनी हैं। असल में हम देखा जाए तो हम सब जो है अभी एक 3-4 जो है ना दौर को देख चुके हैं। पहले हमने 90s का ज़माना देखा, फिर जो है अब हम देख रहे हैं इस सदी को, तो एकदम से काफ़ी एक ड्रास्टिक चेंज आया है। अब यही का दौर आ गया है, तो अब इंसान दौड़ में ही लगे हुए हैं, और इस वजह से क्या है कि अपनी हेल्थ के ऊपर कोई भी फोकस नहीं कर पाता। और अगर हम हेल्थ के ऊपर फोकस करें, हम लोग 20s में ही, इवन जो पेरेंट्स हैं, मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं है सर, आपने सिर्फ बताना ही है कि करूं क्या मैं कि ये अच्छा रहे, बेहतर रहे। तो हम उनको यही चीज़ें बताते हैं कि उनके कुछ ऐसे सेट ऑफ गाइडलाइंस उनको दे देते हैं जो स्पेसिफिक टू पर्सन होती हैं, ताकि उनको कोई ऐसे मसाइल ना दरपेश हों। और अगर आप शेयर भी कर सकें कि 20 साल में ऐसा क्या करें कि 40 साल में आप यंग रहेंगे। जी बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप किसी भी हेल्थ एंड फिटनेस पर्सन को, जो भी आपके लिए इजी टू एक्सेस हो, अगर कोई बंदा नहीं मौजूद तो आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपने एआई से हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि उसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज डेटा अभी इतना नहीं है। जी, तो आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनके पास चले जाना है। वो आपकी, अगर कोई आपने लैब्स करवाई हुई हैं वो साथ लेके जाएं, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपने क्या क्या खाना है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली की जो स्लीप है वो 7 से 8 घंटे होनी चाहिए। ठीक है। और अगर इतनी नींद नहीं आ रही तो फिर उसके लिए अलग से गाइडलाइंस दी जाएंगी। अगर वाटर इनटेक जो है डेली का, पानी जो पीना है, तो वाटर बोतल साथ होनी चाहिए हर बंदे के, और उसने उस वाटर बोतल को 1 लीटर वाली को 3 बार फिल लाजमी करना है। 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीना है, चाहे सर्दियाँ चाहे गर्मियाँ। और उसके अलावा जो है डेली जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई फ्राइड फूड जो है देख लेना है कि अगर बहुत भी मजबूरी पड़ जाए तो हफ्ते में 1 से 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। और जो दूसरे आइटम्स आ जाते हैं प्रोसेस्ड कार्ब्स, उनको कम रखना है। अगर मीठे की क्रेविंग्स हों तो उसके लिए नट्स को कंज्यूम करें। अब नट्स में भी एक है कि हम ड्राई फ्रूट्स को नट्स के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को नहीं लेना, नट्स को लेना है। ड्राई नट्स में आ जाते हैं हमारे पास बादाम, पिस्ता, अखरोट,
ये जो शेल के अंदर होते हैं ना, ठीक है, तो इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं, हेल्दी ऑयल्स होते हैं। और जो बाकी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास फिग्स आ जाती हैं, जो भी ड्राइड होते हैं ना फ्रूट्स। नहीं अब क्या कोई कैलोरीज का फर्क होता है इस वजह से आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको शुगर मिलेगी। ओके, बहुत ही कम वेट के साथ और बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर आ रही हो, क्योंकि वो ड्राइड है, उसमें वाटर बिल्कुल नहीं है। अब किसी भी फ्रूट में 95% तो वाटर होता है, तो बाकी रह जाते हैं जो उसके मिनरल्स, विटामिन्स और शुगर से रह जाते हैं, तो वो नहीं लेने चाहिए। वो शुगर भी हार्मफुल है, चूंकि देखें वो रिफाइंड शुगर नहीं है जी। उसमें दो बातें आ जाएंगी। हमारे पास जो फ्रूट्स में शुगर होती है उसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं, ऐसे ही है, और फ्रुक्टोज जो है हार्मफुल इन द सेंस तब है जब वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाए। ओके। और फ्रुक्टोज एक और मैं आज अहम बात बताना चाहूँगा जो हमारे जितने भी हजरात हैं इनको नहीं पता होती। जो फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को फैटी लिवर होता है उन लोगों को फ्रूट्स बिल्कुल जो है ना लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होती है, और फ्रुक्टोज ने जो बॉडी में ब्रेक डाउन होना है, उसकी जो तोड़ फोड़ का अमल होगा वो लिवर के थ्रू होगा। अब लिवर पे पहले ही फैट का काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, तो वो जो है उनको फ्रूट्स को कम से कम इस्तेमाल करें, उसके बजाय सलाद का इस्तेमाल करें, जो सब्जियां हैं, और वो भी वो सब्जियां जो ज़मीन के बाहर ग्रो करती हैं, जो मिट्टी के अंदर नहीं ग्रो कर रही। तो उसमें हमारे पास खीरा है, गोभी आ जाती है, और अगर वैसे किसी को जायका नहीं पसंद तो उनको स्टीम करके कंज्यूम किया जा सकता है। ये तो सारी बड़ी मेहनत की चीज़ें हैं, पहले पूरा प्लान करे इंसान, फिर ज़मीन के बाहर कौन सी उग रही है, फिर ज़मीन के अंदर कौन सी नहीं आदत हो जाती है। लेकिन मैंने लोग देखे हैं नॉर्मल ज़िंदगी, मुझे लगता है अगर आप सादी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने गुजारी, हमने देखा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। तो घर में पका होता है, मिर्च मसाले से कम, ऑयल से कम चीज़ें, 3 टाइम का खाना खाते हैं, पोर्शन कंट्रोल में, वॉक अपनी करें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, फ्रूट और ये चीज़ें, ये जनरल मैं कहती हूँ कि अगर आप ये भी अगर फॉलो कर लेते हैं ना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हमें बताई जाती हैं ना, उसमें भी हम कहते हैं अच्छा अब ये कौन करे, और इंसान सुस्ती का शिकार होकर ना अपने आप को ओवरबर्डन करता है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो नॉर्मल चीज़ें आपके घर में एक रूटीन चल रही होती है उसको आप अच्छे तरीके से अगर फॉलो कर लें तो तब भी आपकी हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर रह सकती लेकिन है। इसमें अगर कोई हेल्थ कंडीशन जैसे आपने कहा फैटी लिवर वाला, तो फिर ज़ाहिर है आप डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। हाँ, लेकिन जनरली ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि डॉक्टर साहब ने बात की कि ज़रूरी है कि हर कोई अपनी लैब्स करवाए। कुछ टेस्ट जो होते हैं आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखने के लिए, रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो टेस्ट आप ज़रूर करवाएं ताकि वो डेफिशिएंसीज आपकी पूरी हों, और वो भी कोशिश ये करें कि नेचुरल वे में हो तो बेहतर है, ना हो तो फिर ज़ाहिर आप सप्लीमेंट्स की तरफ लेने पड़ते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे में चूंकि हम अक्सर बात करते हैं नींद नहीं आ रही, आपने भी कहा जब भी हमारे पास कोई हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट आते हैं वो ये कहते हैं कि नींद आपने लाजमी पूरी करनी है 6 से 8 घंटे। आपके जिस्म में ऐसी कौन सी चीज़ की कमी होती है कि आपको नींद नहीं आती विटामिन प्यार के अलावा? नींद आने की बिल्कुल जो अहम वजह है उसमें हमारे पास देखें स्ट्रेस हो सकती है, एक्सटर्नल एक्सपोजर हो सकता है, एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर कर रही है जो कि माइंड में बार बार उस चीज़ को लेके चल रही है। अब हम क्या करते हैं, पेशेंट की रिकवरी के लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो पेशेंट को थेरेपीज देते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज बता देते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, स्लो एंड डीप ब्रीथिंग, और वो भी मॉर्निंग में अगर की जाए तो बहुत बेहतर होती हैं, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है इंसान। और या तो कंपनी को बताते हैं कि चेंज करें अपनी, अगर अच्छी कंपनी में नहीं बैठ रहे तब भी आपके माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा ये है कि नेचुरल इन्वायरमेंट को दिन में कम से कम जो है ना 10 से 15 मिनट आपने लाजमी उसको देखना है, उससे भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है। और जब स्ट्रेस कम होगी और साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ब्लड फ्लो पूरे बॉडी में इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो नींद भी बेहतर हो जाएगी, और वही जो बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स हम खा रहे होते हैं खाने से वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब भी होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी की नींद डिस्टर्ब है, बार बार आंख खुलती है, नींद कम आती है या नींद ज़्यादा आती है, कौन से रिक्वायर्ड टेस्ट हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये टेस्ट करवा लेना बेहतर है? इसमें तो सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट है ब्लड सीपी का होगा, और इसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट होगा, वो इंसुलिन फास्टिंग में और मॉर्निंग में फास्टिंग में होगा। इसके साथ जो है विटामिन डी और विटामिन B12 के लेवल्स हैं, B12 ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसके अलावा फिर आगे स्पेसिफिक टू द कंडीशन टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी में एक चीज़ और भी जो मैंने पहले भी सवाल रखा था कि अगर नींद नहीं आ रही तो किस चीज़ की कमी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत से ब्रांड्स या बहुत से कंपनी, बहुत से इंडिविजुअल्स भी
कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ये कह के कि अगर आप ये कंज्यूम करेंगे आपको नींद अच्छी आएगी। उसमें हम देखते हैं कैमोमाइल टी से मुतालिक बहुत बात होती है कि अगर आप ये रात को पियेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। अश्वगंधा से मुतालिक भी यही राय होती है कि अगर आप ये इस्तेमाल करें डेली तो आपको अच्छी नींद आती है। जनरली आपकी हेल्थ हार्मोन्स आपके बैलेंस रहते हैं। बहुत से और प्रोडक्ट्स हैं, इवन मैग्नीशियम सल्फेट या बहुत से और प्रोडक्ट्स हैं इससे मुतालिक कि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि आप ये कंज्यूम करें नींद अच्छी आएगी। सो क्या वाकई हकीकत होती है इनमें? जी, इसमें होता यह है कि इन्होंने भी जो किरदार अदा करना होता है ना नींद को पूरा करने में, उसमें ये अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। 5% या 7 to 8%, बाज़ का 20% से अबव भी कर जाते हैं। लेकिन हमारा ओवरऑल जो नींद बेहतर होती है उसमें लाइफस्टाइल ज़रूरी है। अब कोई पेशेंट नींद का मसला लेके आता है तो अगर हम उसको सप्लीमेंट भी दे देंगे तो अगर वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, ज़िंदगी को बदल नहीं रहा या ज़िंदगी में सुधार नहीं लेके आ रहा, तो कुछ अरसे बाद जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है वो भी या फिर कैमोमाइल टी है वो भी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। हमारा असल मकसद ये होता है कि जो वजह है, जो रूट कॉज है, पहले उसको ढूंढा जाए, उसको डिफ़ाइन करके उसको जो है इरेडिकेट किया जाए, ख़त्म किया जाए, और फिर जो है ना साथ सप्लीमेंट से हेल्प आउट हो जाती है। अब मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट क्या करती है कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देती है बॉडी में और डीप स्लीप में काफ़ी हेल्प करती है। इसी तरह से ये हार्मोन्स को जो स्लीप के दौरान रिलीज़ होते हैं उनको थोड़ा सा जल्दी ट्रिगर कर देती है, जिससे क्या होता है कि नींद ज़्यादा बेहतर आ जाती है। इसी तरह से कैमोमाइल टी है, उसको कहा जाता है फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नेचुरली उसमें प्रेजेंट हैं, तो वो काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट देते हैं। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं, जैसे अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा का भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मौजूद है। तो हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं उसमें भी इन्हीं का एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है, ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट, और साथ कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इनके इस्तेमाल से? देखें, साइड इफेक्ट तो ऑलवेज देयर आर ऑलवेज साइड इफेक्ट, बट 1% या 1% से कम। तो जब हम एक डिजीज से बचने के लिए एक काम कर रहे होते हैं तो हम साइड इफेक्ट्स को नेगलेक्ट करके चल रहे होते हैं, क्योंकि हमने पेशेंट को पहले ठीक करना है। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है कि हम नेचुरली ही उसको दें। अगर नेचुरल टी दे रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं ऐड हुआ या कोई आर्टिफिशियल उसमें चीज़ नहीं ऐड, जैसे कि उसमें टेस्ट होता है, तो फिर वो बिल्कुल बेहतर है, उससे कोई मसला नहीं होगा। और ऑर्गेनिक चीज़ें तो उनका तो एक हद तक ही होगा। जिस तरह आपने फ्रूट का बताया, फ्रूट को भी आप ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो ऑब्वियसली वो नुकसानदेह है, बट अगर आप लिमिटेड उसमें लेंगे तो उसका नुकसान उतना नहीं होता। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से ये कुछ लोग ये भी होते हैं जो सब कुछ ट्राई कर रहे होते हैं फिर भी उनकी नींद नहीं ठीक हो रही होती है, तो फिर ऑब्वियसली वो जो आप स्ट्रेस वाला फैक्टर कह रहे हैं और ओवर थिंकिंग वाला फैक्टर प्रॉब्ली वो ज़्यादा ट्रिगर किया हुआ होता है। उसमें हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम सबसे पहले जो है ना उनको साइकोलॉजिस्ट को ही रेफर करते हैं। जब वो साइकोलॉजिस्ट से सेशन लेके आ रहे होते हैं, अगर वो पहले गुस्से में भी हों तो उसके बाद वो हंसते हुए आ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पेशेंट्स को जब एक मुकम्मल टीम वर्क के थ्रू डील किया जाता है तो उससे काफ़ी बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं और पेशेंट जो है बेहतर होके घर जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि उनको खुद पता, हमारा तरीका क्या होता है कि हमने खुद उनको सिखाना है कि वो इन चीज़ों को हमारे बगैर कैसे डील करें, सही और बेहतर अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। कोई एक टिप्स आप देना चाहते हैं अपने तमाम देखने वालों को कि यार ये वो टिप है फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, व्हाट इज़ दैट वन टिप? इसमें सबसे अहम चीज़ जो है ना, चीनी का इस्तेमाल जो है बिल्कुल कम से कम करें। ठीक है। इसके साथ गुड़, शहद और शक्कर, इसको भी कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एनर्जी है, इसने बॉडी में स्टोर होना है। और ये कहती है कि मुझे इस्तेमाल करो, वर्जिश करो। अगर हम वर्जिश नहीं करेंगे तो इसने बॉडी में ही रह जाना है। इसके साथ साथ अगर भूख लगे तो सलाद का इस्तेमाल करें, ठीक है, और जो सब्जियां जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ उनका इस्तेमाल करें। और दूसरी जो आपके पास एनिमल सोर्सेज से आ जाते हैं प्रोटीन्स, उनका इस्तेमाल किया जाए। और जिसको दूध से एलर्जी है वो दही का इस्तेमाल करे, तो उससे काफ़ी चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी। और नट्स का इस्तेमाल करें। बाकी ये है कि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं, होता वही खाना है जो हम घर में खा रहे होते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज और बेहतर अंदाज में और पर्सन पर्सन बड़ा अच्छा का वेरी करता है, किसी ने कितना खाना है और कब क्या खाना है वो भी मैटर करता है। कोई टाइम बहुत मैटर करता है कि किस टाइम पे आप क्या चीज खा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं हम तो डिनर ही कर रहे हैं, लेकिन डिनर अगर आप रात को 11-12 बजे डिनर कर रहे हैं या उससे भी लेट, तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ को बुरी तरीके से, या ये कि मैं दिन में एक पराठा खाता हूँ, पराठे रात को खा रहे हैं, ये बड़ा मसला है कि आप टाइम बहुत मैटर। अगर पराठा आप सुबह खाएंगे तो पूरा दिन आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आपकी वो एनर्जी में चैनलाइज हो जाएगा। डिपेंड्स आपकी रूटीन क्या है।
हाँ, ये नहीं कि इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो बस कहीं पराठा खाया हुआ है तो खुद ब खुद बर्न होता रहेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम सबको अपनाना चाहिए, और बार बार हम इस पर बात कर रहे होते हैं ताकि हमें भी कुछ शक्ल आए और आपको भी कुछ शक्ल आए। जैसे ही फ्री होती हूँ या माइंड रिलैक्स करने के लिए फिर मैं करती हूँ। ऐसे मेरा प्रोफेशन तो टीचिंग है। अच्छा, आप पढ़ा रही हैं, साथ साथ ये कर रही हैं, तो जी, बच्चों को क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वैसे बच्चों आप? को मैथ साइंस। अच्छा, मैथ्स और साइंस की टीचर नहीं करती, वो पेंटिंग है, हॉबी है उनकी पेंटिंग। कुछ काम इनका हम दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर भी, कुछ तो हमने यहाँ पर आपको शेयर किया, लेकिन स्क्रीन पर भी दिखाते हैं कुछ पेंटिंग्स इनकी है। अब तक वैसे कितनी पेंटिंग्स आपने बना ली हैं, साथ साथ दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर? इसको थोड़ा ये इलैबोरेट भी कीजिए। गांव का व्यू है। गांव का भी, गाँव का सियालकोट भी है ये गाँव भी? का व्यू है। नहीं, सियालकोट तो नहीं है, वैसे अच्छा, मैंने बनाया हुआ। वैसे गांव का मंजर है। वाह, ये बड़े वाइब्रेंट से कलर्स हैं। ये कब बनाई थी? ये 1 साल हो गया। साल हो गया। अब तक वैसे कितनी पेंटिंग्स बनाई हैं, कभी काउंट की हैं? नहीं, काउंट नहीं की। बना के दे भी देती हैं, गिफ्ट भी करती हैं, गिफ्ट होता है ना कर फ्रेंड्स देती हैं। वगैरह को? फ्रेंड्स को दे गिफ्ट देती कर हैं। तो मेरा देती ख्याल है हूँ। सबकी फ्रेंड्स की बर्थडे पे आप ये बर्थडे गिफ्ट देती होंगी, जी। और इससे बड़ा क्या हाँ। एक तोहफा हो सकता है कि उसमें हाँ, इतने आपकी प्यार से। एफर्ट आपकी शामिल हो, ये बहुत जरूरी होता है। Again, कितना it's प्यार है। beautiful. और ये देखिए कितना Yes. इसके अंदर डिटेल्स कितनी इन्वॉल्व हैं। ये आपने ये भी गांव का मंजर या किसी पहाड़ी इलाके का मंजर है? पहाड़ी ये? इलाके का ये मंजर। पहाड़ी इलाके का मंजर जो कि उसका हट हाय, ऐसा मेरा है। यहाँ जाने को दिल कर रहा है, कितनी खूबसूरत जगह। मैं चली ही ना जाऊँ, हाँ वो बात आपकी ठीक है शोएब, लेकिन जिस तरह उनके दिमाग में बहुत कुछ रहता है तो मेरे दिल में बहुत कुछ रह रहा नहीं नहीं, रिसेंटली आप गई हैं कश्मीर, हम इम्प्रेस हुए आपके उस हाँ, विजिट फाइनली से। मैं गई हूँ क्योंकि मैं नहीं जा पा रही होती कहीं ना कहीं। अब ये देखिए कितना प्यारा सा घर है, पिंक आपने इसमें Pink shade. इस्तेमाल किया है। Yes. लड़कियां और पिंक का इस्तेमाल ना करें, वैसे भी नहीं, हो बस नहीं अब मैंने भी सकता। इस घर को देख के मैंने सोच लिया जब मैं गांव में खरीदना कहीं ये अपना वाला? घर बनाऊंगी तो पिंक कलर का घर बनाऊंगी, अच्छा लगेगा। एक्सटीरियर भी इंटीरियर भी? हो सकता है, मतलब एक्सटीरियर तो उसका पिंक होना चाहिए, इंटीरियर देख लेंगे कैसा हो। इंटीरियर लाइट पिंक देख लें। लाइट पिंक, वो शेड होते हैं ना पिंक के, तो वो थोड़े शेड उसमें हम कुछ तलाश करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बताएं हमें कि जैसे सभी ने भी रूटीन का पूछा आपसे, दिन में कितना वक्त दे देती हैं पेंटिंग्स, या कि बिल्कुल जब फ्री हुई तो कर ली, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है दिन में? नहीं, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जब फ्री होती हूँ कर लेती हूँ, 1-2 घंटे दे देती हूँ पेंटिंग को। अब चूंकि सारी बहनें कर रही हैं तो कोई कंपटीशन भी होता है आपस में, कौन अच्छा पेंट करता है? नहीं, कंपटीशन तो नहीं होता, लेकिन फिर खुशी होती है देख के। छोटी सिस्टर ज़्यादा अच्छा बना लेती है मुझसे। अच्छा, छोटी बहन कितने साल की है? छोटी बहन मुझसे वो 19 ईयर्स ओल्ड। 19 की है, और 19 की वो आपसे ज़्यादा अच्छा पेंट कर लेती है। Yes. अच्छा, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती है? पार्टिसिपेट अभी तक तो नहीं किया। नहीं किया, वैसे हम देखते हैं नेशनल लेवल पर भी, रीजनल लेवल पर भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, उसका भी पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं। ओके। वैसे आपको करना चाहिए, जितना अच्छा आपका काम है आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। Absolutely. और मदर अभी भी कर रही होती है पेंटिंग? मदर या नहीं, मदर अब के पास time आइडियाज नहीं दे है? रही होती हैं, अब Ideas आइडियाज देती देती हैं। ये मदर कहती है कि तूने ठीक नहीं किया, ऐसे कहती ये है? कर दो। वैसे आपको अपनी अम्मी का काम भी यहाँ पे लाना चाहिए था, हम जरा दिखाते कि क्या कंपैरिजन है काम में भी और किस तरह से लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं पेरेंट्स। चलो नेक्स्ट टाइम उनकी अम्मी को कहेंगे आप साथ आ जाए। व्हाई नॉट? एब्सोल्युटली, लेट्स हैव हर एज वेल। अब इसके साथ साथ हम ये भी अब जरूर पूछेंगे आपसे कि थोड़ा सा बताएं इसके मटेरियल को लेकर भी। हम अक्सर देखते हैं कि मटेरियल की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने पैलेट कौन सा लिया, या आप ऑयल पेंट्स है राइट? एक्रेलिक्स हैं। सो एक तो मैं थोड़ा सा इसमें डम्ब हूँ, मुझे एक्रेलिक्स और ऑयल का इतना डिफरेंस समझ नहीं आता, मुझे दोनों ही। सॉरी, सिर्फ इसमें मारूंगा। सो मेरे लिए तो कलर होते हैं, तो मैं जो मुझे मिल जाए मैं ले आता हूँ, लेकिन वो अलग बात है मेरी वाइफ मुझे कहती नहीं आप गलत ले आए, इसमें ये मटेरियल लेकर आना था, तो इसलिए मैं ये सवाल रख रहा हूँ कि मटेरियल की सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? बहुत ज़्यादा। देखिए उससे जी प्लीज बताएं। आप क्यों नहीं बता रही हैं? मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, आपने किया उनको कंफ्यूज, अब बताएं। मैंने तो कुछ नहीं किया। अब बताएं, अब आपने वापस उनसे बुलवाना है, चलें। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ मटेरियल की सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मटेरियल की सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर मटेरियल आपका जो सा काम है ना वो अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा हो ना हो वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका मटेरियल अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपका काम होता है, मैं हर किसी से कर लेती हूँ मटेरियल अच्छा हो या ना हो। एक्रेलिक हो, ऑयल हो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास इतना अच्छा मटेरियल नहीं था, लेकिन मैंने पेंटिंग्स अच्छी थी वो वाली। अच्छा, उसके बाद
हाँ हाँ, जी। बताएं उसके बाद। उसके बाद अच्छा मटेरियल लेना शुरू कर दिया। अच्छा सही। अच्छा ये भी बताइएगा कि क्या ये महंगा आपको पड़ता है आर्ट? बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, कलर्स एंड देन कैनवस, या ऑब्वियसली इस पेपर को क्या बोलते हैं? स्कॉलर शीट है। सॉरी, स्कॉलर शीट है। स्कॉलर शीट, ओके Yes. सही। तो क्या बजट मैनेज करना कभी मुश्किल होता है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है। चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे ये कह रहे होते हैं कि हमारी हॉबीज़ हैं लेकिन हम मैनेज नहीं कर पा रहे होते, जस्ट बिकॉज यू नो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो आई एम ग्लैड कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं एंड बहुत आगे जाएं। जिस तरह से हमने बताया कि काम आपका बहुत ज़बरदस्त है, तो आपको ज़रा आगे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना। कैनवस पे भी करती है? सॉरी, कैनवस पे भी करती कैनवस पे भी करती हैं। सबसे बड़ा जो कैनवस पे पेंट किया आपने? सबसे बड़ा नहीं किया अभी। बड़ा भी नहीं किया? नहीं। अभी छोटे छोटे कैनवस या छोटे छोटे स्कॉलर शीट्स पर ही पेंट चल रहा है। तो सीनरीज पे जाती हैं, छोटी छोटी जो फ्रेम्स के लिए होती हैं, वो इम्पोर्टेंट। कैनवस पे मैंने कैलीग्राफी किया, कैलीग्राफी कैनवस पे करती हूँ और ये मैं फ्रेम कर देती हूँ इन पिक्स को। अब देखिए, आप चूंकि प्रोफेशनली लेकर नहीं चल रहे इसको ऐसा हॉबी, तो आपने तो फिर घर में बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए होंगे। जी। आपके दोस्तों को बहुत फायदा है आपसे। जबरदस्त जी, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने रीच आउट किया, हमने सोचा कि आपका काम हम नाज़रीन तक पहुंचाएं। ये हमारे सेगमेंट करने का मकसद भी ये होता है कि हम बहुत से लोग ये बात करते हैं कि हमारे अंदर ये आर्ट है या हमारे अंदर ये सलाहियत है जिसको हम पॉलिश कर रहे हैं, जिसको हम लेकर चल रहे हैं, हम चाहते हैं दुनिया तक हम पहुंचाएं। तो दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो सलाहियतें हैं वो हम दुनिया तक पहुँचा सकें। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक शाही डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रांग होगी है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में। जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद ट्राई करके देखो। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कौन से बना क्रंची यमी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अभी हमारा इंतकाम मुकम्मल नहीं हुआ पप्पी जान। जब हम डॉन डिएगो का सर कलम करेंगे, हमारा इंतकाम उस वक्त मुकम्मल होगा। खिज़र रईस, डॉन डिएगो नाम है मेरा। मुझे कोई भी किसी भी तरह कमजोर नहीं कर सकता। सलीम तुमी की दुश्मनी आश्कार हो चुकी है। डॉन डिएगो को बचाकर हद से तजावुज किया है। समंदर में एक मुश्किल जंग हमारी मुंतजिर है। हमारा हदफ अल जज़ायर है। आपके भाई का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। क्या तैयार है सब? नहीं है। बिस्मिल्लाह, हमला! एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक शाही डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज।
पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। कल का दिन बड़ा भारी दिन था। अदब की दुनिया से जितने भी लोग वाबस्ता हैं उनके लिए बहुत भारी दिन था, नौजवान नस्ल के लिए बहुत भारी दिन था, और वो तमाम लोग जो कि स्कॉलर्स की पहचान रखते हैं, उनको वैल्यू करते हैं, उन सब के लिए बहुत भारी दिन था, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत इस दुनिया से चली गई जिनसे हम सब ने बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर आरिफा साहिबा, उनकी अगर बात करें, हम उनके काम की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कल से हम उसको बहुत सेलिब्रेट करें। सिर्फ कल की बात नहीं है, हम हमेशा उनके काम को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। किस तरीके से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, हिस्ट्री की प्रोफेसर के तौर पे उन्होंने काम किया, और उसके बाद एक कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे उन्होंने काम किया, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी किस तरह से उन्होंने ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, उर्दू अदब के लिए, हमारी कौमी ज़ुबान के लिए उन्होंने वक्फ़ कर दी। 7 ज़ुबानों पर उनको अबूर था, और ज़ुबानों को सीखना, उसकी इम्पोर्टेंस पे वो हमेशा बात करती थी, और हमेशा ये कहती थी कि अंग्रेज़ी को सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपने उर्दू ज़ुबान को पसे पुश डाल दिया, बल्कि ये कि एक बड़ी खूबसूरत सी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा अगर आप चाइना चले जाएंगे, कल ही मैं एक क्लिप देख रही थी तो वो कहती है कि जब आप चाइना जाएंगे, आपको चाइनीज़ नहीं आती, तो आप जब पानी मांगेंगे तो आपको पानी नहीं मिल सकेगा। लेकिन एक ऐसी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान अगर है जो ग्लोबली कनेक्ट करती है, तो उस ज़ुबान में अगर आप पानी मांगेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। तो एक ज़रूरत के तौर पर एक ज़ुबान को सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो ज़ुबान का सीखना प्यास बुझाने के बराबर है। वो उसके लिए अगर ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और जाहिर सी बात है जैसे वो बयान कर सकती है वैसे मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन मकसद ये है कि जैसे हम सब उनकी कही हुई जितनी बातें भी हों उनको समझ सकें, तो बहुत कुछ हम उनसे सीख भी सकते हैं। बेशक। राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम, पाकिस्तान टेलीविज़न की पूरी टीम उनको खिराज तहसीन पेश करती है, और उनके काम को हमेशा सेलिब्रेट भी करती रहेगी। और आज का सेगमेंट भी हमने इसी लिहाज से डिज़ाइन किया है कि आज उनके काम को हम सब मिलकर याद करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें, वो उनकी शख्सियत कैसी थी वो जानने की कोशिश करें, ताकि आज की नस्ल उससे बहुत कुछ सीख भी सके। तो एक ऐसी शख्सियत को प्रोग्राम में हमने दावत दी है जो कि उनके बड़े करीबी रहे हैं, और ब्रेक में हमें वो बता रहे थे कि उनको डांट भी पड़ी है डॉक्टर साहिबा से। इतना हम ऑन हैरान करती थे, थी वो, हाँ। और हम हैरान थे कि डॉक्टर साहिबा की शख्सियत ऐसी थी ही नहीं कि वो किसी को डांट सकें। तो मैं वही कहा कि उनकी शख्सियत के कितने पहलू थे, तो आज ये जानेंगे। एब्सोल्युटली। सैयद शमून हाशमी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एक्चुअली उनका नाम ही काफ़ी है। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम शमून भाई, कैसे हैं आप? सबसे ज़्यादा शमून, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत अफसोस सर है सैयदा आरिफा साहिबा से मुतालिक हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका चले जाना है खला है जिसको कोई पुर नहीं कर सकता। सभी ने जिस तरह उनके इंट्रोडक्शन से मुतालिक बात की है, हम उनकी जब खिदमात की बात करते हैं, इल्म के लिए, अदब के लिए, तारीख़ के लिए, तालीम के लिए, यू जस्ट नेम इट, चूँकि आपसे बहुत उनका गहरा ताल्लुक़ रहा, बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा, आप फैमिली की तरह वो आपके साथ माशाल्लाह। मैं कल आपकी पोस्ट भी देख रहा था कि आपकी जो लास्ट उनसे कन्वर्सेशन रही वो आपकी कुछ एक मीर तकी मीर साहब से मुतालिक जो आपने लिखा था उससे मुतालिक रही। मैं ज़रूर चाहूँगा पहले मुझे उसी से मुतालिक बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए, जब भी आप कोई काम करें आप उनसे राय भी लें, उनसे डिस्कस भी करें, उनके क्रिटिसिज्म भी हो, उसमें आपकी एक वैल्यू एडिशन भी हो। शुएब, मुझे नहीं पता अब हम अपने बच्चों को बतलाते हैं या नहीं, लेकिन हमें बचपन में ये ज़रूर बतलाया जाता था कि चांद में एक मौज़मा रहती है जिसके चरखे की काट से ज़माने और वक्त के पैमाने तय होते हैं।
ज़बान उर्दू के अहद हाजिर का बयान, उसका सुझाव, उसका अंदाज, शाइस्तगी के पैमाने, बात को वक़ार से कहने का सलीका, सब आरिफा सैयदा के चरखे से पहचाना जाएगा। तुमने मुझसे बात की कि मेरे से उनका ताल्लुक़, अम्मी जान का इंतकाल हुआ और मैं बहुत मुंतशिर सा था, तो एक दिन आरिफा आपा का फ़ोन आया और कदरे गुस्से से मुझसे कहा कि मियाँ ये क्या हाल बना रखा है। वो बहुत सादतमंद औलाद होती है जिसको ये इफ्तिखार हासिल हो कि वो अपने वालिदैन के पुरसे का विरसा उठाए, सो इस विरसे को सलीके से उठाओ। मुझे क्या मालूम था कि आज मैं आरिफा आपा के पुरसे का विरसा भी उठाऊंगा। आरिफा आपा में जो कमाल था, अब तो था का सीगा लगाते हुए भी विषय बड़ी तकलीफ होती है। उसमें एक खातून में एक अजीब फुर्ती थी, एक तजस्सुस था। मैंने कभी ये नहीं देखा कि आप आरिफा आपा से कोई मामला, कोई बात, कोई आइडिया डिस्कस करें और आरिफा आपा की आंखों में चमक आ जाए। यही वजह है कि मैंने उनको देखा कि वो जिस तरह से नौजवान नस्ल से कनेक्ट हो जाती थी। जो तुमने मुझसे कहा ना कि शुरू में डांट की, मैं तुम्हें डांट का भी किस्सा सुनाता हूँ। हुआ ये कि फेस फेस्टिवल होता है और फेस फेस्टिवल में एक सेशन मेरा था कि जिसमें हम बात कर रहे थे कि नई नस्ल में उर्दू का फ़रोग़ कैसे हो रहा है। उस सिलसिले में एक वेबसाइट थी जिस पे बात करनी थी और मैंने जब वो देखा तो मेरे अंदर का जो दकियानूसी आदमी है वो एकदम से निकल इस्लाम के दायरे से बाहर वाले मरहले में आ गया कि चूंकि ज़बान तो मेरी है तो किसी और की हिम्मत कैसे होगी। हम ओन करने लगते हैं ना, हम समझते हैं कि हम जागीरदार हैं, हम ठेकेदार हैं। तो शायद मेरे अंदर भी ये इंतहाई खुदगर्जाना सी सोच थी। मैंने कहा पापा ये क्या तरीका है कि अब रोमन में उर्दू लिखी जाएगी। मुझे कड़क के इतनी शदीद डांट पड़ी। मियाँ तुम होते कौन हो ये तय करने वाला कि नई नस्ल इस जबान का चटखारा किस अंदाज से लेगी। हमारी मर्जी, हम इसे फास्ट फूड बना के खाएं या इसका कोरमा बना के खाएं, जायका हमारा है। तुम उन्हें उस जायके से, जबान के जायके से महरूम करने वाले कौन होते हो? उन्हें करीब तो आने दो। दुरुस्त। और सो ऐसे बहुत से मौके थे जहां मेरी तस्हीह की आरिफा आपा ने। मैं अपनी किताब पे काम कर रहा था और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं किसी रिसाले में उसको छपवा सकूं या किसी को दिखा सकूं कि इसमें 10 गलतियां होंगी। साहिबान इल्म कहेंगे कि मैंने ज़बान उर्दू में बतौर ख़ास किसी डिग्री या किसी सनद का मैं हामिल नहीं हूँ, तो मेरी जुर्रत कैसे हुई। और मैं अफसाना नहीं लिख रहा, मैं शेर नहीं कह रहा, मैं तनकीद के पहलू पे काम कर रहा हूँ, तो मैं होता कौन हूँ ये करने वाला। मैं आरिफा आपा को भेजता था और आरिफा आपा की तरफ से जिस तरह की पजीराई आती थी मुझे मालूम ऐसे पड़ता था उस औरत में माँ थी और वो जगत माँ थी। मुझे आप मिज़ू आपा ने अपने एक प्रोग्राम में उनसे बड़े हल्के हल्के से पूछा, ये मेरा मसला नहीं है कि आपने शादी क्यों नहीं की, लेकिन इसका आप पे असर क्या पड़ा। तो आरिफा आपा ने उसके जवाब में कहा, वक्त गुजर गया, अब बहुत सारी औलाद है। तो मुझे लगता ये है कि उसमें परवरदिगार आलम ने ये इनायत कर दिया था कि वो सरापा मोहब्बत थी। चेहरे पे वक्त के साथ साथ झुर्रियां आ गई थी, बाल तो सारे उनके सफ़ेद हो गए थे, लेकिन कभी भी उनके चेहरे से कोई भी वक्त उनकी मुस्कुराहट नहीं छीन सका। तुम अभी भी देखो, हैरत नहीं होती कि मतलब हमेशा उनका चेहरा मुस्कुराता। उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया खुश रहने पे कि खुश रहना सीखें। थ्रू आउट उन्होंने बात की। दो बातें हम जो ये बात है ना कि फिर मुझे उन्होंने बाद में एक दफा समझाया भी था कि विरसा क्या है। ये जो किसी के इंतकाल से आपको सदमा होता है, आप उस सदमे से, ये बड़ी टेक्निकल सी बात है, सदमा होता है, सदमे से तकलीफ होती है। सही। हम तकलीफ के असर में रोते हैं, लेकिन सदमे की हकीकत पहचान नहीं पाते हैं। सो जरा सहल हो और सदमा देखना शुरू करें किस शख्सियत को गवाया है।
तो तब इदराक होता है कि इसमें क्या क्या सलाहियतें और क्या क्या कमालात थे। वो कमाल जरा अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश तो कीजिए। सदमे का विरसा ये है, और ये मुझे आरिफ आपा ने सिखाया। मैं अगर अपनी माँ से यूं कनेक्ट हुआ तो शायद मैं उसके सदमे की तकलीफ में रो धो के उसे भूल गया होता, लेकिन मैंने ठहर के उस सदमे के विरसे में मिलने वाली उसकी इनायात को पहचानना शुरू किया। तब मुझे पता चला खोया क्या है, और अब इस विरसे को संभाल के रखना है, घर से चला ना जाए। सो वो सब लोग जिन्हें आरिफा आपा के जाने से सदमा हुआ है, वो जरा इदराक तो करें कि सदमे का विरसा क्या है, और वो उठाने की कोशिश करें। और सदमे का विरसा, उनका एक इंटरव्यू है, उसमें 2 बातें मैं करूंगा। एक तो ये कि उन्होंने कहा मैं बहुत मुतमईन आदमी हूँ। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा आपका ये आपने बात की है। ऐसा दावा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन उसने दावा क्यों किया? उसने कहा मैं बहुत मुतमईन इसलिए हूं कि मुझे खुश रहने का सलीका आ गया है, मुझ में हसद नहीं है। मैं आपके साथ आपके गम और आपकी खुशी दोनों कैफियतों में शामिल हो सकती हूं, क्योंकि मुझे आपसे कुछ छीन लेने की ख्वाहिश नहीं है। और मेरे एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि देखो, ख्वाहिश का सिलसिला हवस से मिलने ना देना। तवक्को रखो, तवक्को अच्छा है, तवक्को उम्मीद है, और उम्मीद एक जिसने तुम्हें बनाया उससे तुम्हें है, और जिसने बनाया उसको भी तुमसे है, तो दोनों तरफ उम्मीद है। तो उम्मीद तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मुतमईन रहो तो उम्मीद बांधे रखो, हवस की तरफ ख्वाहिश को जाने ना देना। हम आज सब लोग, हम डिग्री इसलिए करते, उनसे उनके वालिद बहुत नाराज हुए थे कि जब उन्होंने नौकरी कर ली थी। वो सुनाती थी कि मेरे अब्बा ने मुझसे कहा, भाई इल्म हासिल करो इसलिए कि बेहतर इंसान बनो, तुम जिंदगी में कुछ बनो ना बनो, बहुत जरूरी है कि अच्छा इंसान बनो। हम जिंदगी में सब कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पैसे वाला, ठेकेदार, रियल एस्टेट, बिजनेसमैन। हम अच्छा इंसान नहीं बनना चाहते। हमें मालूम ही नहीं है कि अच्छा इंसान क्या है। अल्फा ने हमें ये बताया, अल्फा ने, कि हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। किसी से 2 घड़ी अच्छी तरह से बात कर लो। क्या जरूरी है? मतलब उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी बात करती हूँ, भाई मेरे घर में तो मुझे रोने का सलीका भी सिखाते थे कि तहजीब में रो, गम है ठीक है, तहजीब में रहो, खुशी का इजहार तहजीब से करो, इख्तिलाफ तहजीब से करो। ये जो हमारा अंदाज हो गया है कि मैं आपको नहीं जानता हूं शुएब, और मुझे आपकी बात से इख्तिलाफ है, तो क्या जरूरी है कि जुमला पहला ही दुश्नाम दराजी से शुरू हो? मैं आपके एलो अयाल की तरफ निगाह करना शुरू करूं क्योंकि मुझे आपसे इख्तिलाफ है? भाई मोहतरम, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में सुबह का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन भैया अपनी ये बात देख लीजिए, कुछ इसमें कजी है। ये भी एक अंदाज है, बात एक अंदाज है ऑलवेज। और ये अल्फा ने हमें सिखाया। सो वो सारी नई नस्ल जो उनके प्रोग्राम्स बड़ी शौक से सुनती थी, उसको चाहिए कि सदमे का विरसा कम से कम इस तरह से तो उठाए, सही, कम से कम, कि अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को तो बात तहजीब कर ले। और अगर ये नहीं कर पाते तो फिर एक और गौहर था, हमने गंवा दिया, और हमें इदराक भी नहीं है कि इसका क्या होगा हमें। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ कि हम करवा रहे थे 2005 में इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस। हम अल्फा आपा के पास लाहौर पहुँचे, मैं और तलत अजीम। तलत हमारी दोस्त हैं, और तलत यहाँ पे बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, और बहुत ही दिलचस्प बागो बहार शख्सियत हैं तलत। तो हम दोनों लाहौर पहुँचे, और लाहौर में मीज़ो आपा ने हमें ज्वाइन कर लिया। और ये जो लाहौर का इलाका है जहाँ वो शिमला पहाड़ी है, उसके बिल्कुल सामने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर था। अल्फा आपा उन दिनों मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन होती थी। हमें देखते ही अल्फा आपा ने नारा मारा, आज ते मछली होएगी। और फिर उसके बाद अल्फा आपा ने, अच्छा अल्फा आपा बहुत अच्छी कुक थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। फिर उन्होंने वो कुछ घर से भी लाई हुई थी, गालिबन पुलाव था या क्या था, और फिर उन्होंने मछली मंगवाई। और फिर वो जिस अंदाज से खिलाती थी ना, वो आधा चटखारा खुद लेती थी, बाकी आपके मुंह में ठोस के वो चटखारा थी। फिर उन्होंने हमें मछली खिलाई, और हमने कहा हमें काम के लिए आए, उनका हो गया। हमने कहा सुन तो लीजिए, नहीं तुम लोग कर रहे हो मैं साथ हूँ। वाह, ये उनका अंदाज था। फिर हमने उनसे कहा कि अच्छा ऐसा है कि हम ये कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा बहुत उम्दा, कैसे कराएंगे, मैं शामिल हूँ।
और सबसे मुश्किल काम उसमें अल्फा आपा ने पता क्या लिया? ये बहुत अच्छा होता है कि आप कोई नशस्त ले लें जिसमें बड़ा आपने ज़बान उर्दू का अजीम गायक बुलाया हुआ है, सेफ प्ले करते हैं ना हम सब लोग प्रोडक्शन में कि अच्छा हमारे पास आर्टिस्ट होना चाहिए ताकि मेरी प्रोडक्शन बड़ी सेफ रहे और उसमें मुझे कोई करना ना पड़े। अल्फा ने कहा मैं ये जो लाहौर की नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली है और कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल यंग लड़के और लड़कियां जिन्हें आप मिंग्लिश क्राउड कहते हैं, मैं उनसे उर्दू बुलवाऊंगी। और अल्फा आपा की एक बहुत नौजवान तालिबा, उसने खबर तहीर इश्क सुन नजनू रहा न परी रही गाया, एक ने कुदरतुल हैदर का जो नावल है जो उनकी बीती भी है कारे जहाँ दराज है, उससे इतना मुश्किल पैदा और इतने अंदाज से पढ़ा और हम बिल्कुल उस कॉन्फ्रेंस में हैरान थे। उसमें था पहला सेशन होता था जहाँ सारे 9 मुल्कों से बड़े दुनिया भर से लोग आए हुए थे, वो लुमिनरीज जो थे, और उसमें मैं आपको ये बतलाऊं कि ऐसा नहीं था कि हमने एक्सपेक्ट पाकिस्तानीज बुला लिए थे, नो, सो यमाने जापान से आए थे और ब्राइन सिल्वर आए थे, इस किस्म का क्राउड था सारा। तो वो मकाले पढ़ते थे, हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग आए थे। और फिर उसके बाद दरमियान में दोपहर के वक्त बैठक के नाम से एक नशस्त होती थी जिसमें अल्फा आपा अपने स्टूडेंट्स लेके आते थे, बिल्कुल नौजवान कच्चे पक्के लड़के लड़कियां, और वो किस कदर खूबसूरत लहजे में, जिनका लहजा तलफ़ुज़ ठीक कराया हुआ है, लेकिन तलफ़ुज़ की कोई गलती हो गई तो कहका पड़ता था। और फिर वो ख़ास तौर पे किशोर आपा, इफ्तिखार आरिफ, बाहर से मियाँ शहरियार आए हुए थे, इन सब लोगों को लेके आती थी, भाई इन बच्चों को सुनो। और वो सारे बच्चे इतने एक्साइटेड होते थे कि हमें ज़बान उर्दू के खुदा जो हैं वो बैठ के सुन रहे हैं, और उनकी बड़ी पजीराई होती थी। तो उससे मुझे हुआ कि हुनर ये नहीं है कि तमाम तर तवज्जो का मरकज़ मैं रहूं, हुनर ये है कि मैं तवज्जो में उसको ले आऊं कि जिसको कुम्हार की तरह से मैंने एक सांचे में ढाला है। और उनका कहना यह था कि उस्ताद कुम्हार होता है और मुझे कुम्हार बनने का बहुत शौक है। चाक पे जो गीली मिट्टी अल्फा आपा ने फेंकी, आज वो कैसे कैसे खूबसूरत ज़रूफ बन के कहाँ का मैं बैठा हूँ ना, बेशक किसी काम का नहीं हूँ, ज़बान की लुकनत है। 2 औरतें ने या मेरी माँ ने या अल्फा आपा ने कैसा सलीके से बात करना, ये मैं भी समझता हूँ कि बहुत जगह कजी रह गई है, लेकिन बहुत सोच से अगर मैं अपने आप को बेहतर समझूं तो कमाल मेरा नहीं है, कमाल इन औरतों का है। बिल्कुल। अब शमून, तालीम के लिहाज से उनका बड़ा काम रहा है, एजुकेशनिस्ट, हमेशा तालीम पे उन्होंने बात की। इस हवाले से भी बात करें, स्पेशली ख़वातीन की तालीम, कितना इस पे जोर दिया, इस हवाले से क्या कहती थी? देखो, लाहौर के जो बाकमाल तरीन इदारे हैं, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, अब वो यूनिवर्सिटी हो गया, या होम इकनॉमिक्स कॉलेज, दोनों की प्रिंसिपल रही। मुझे आज भी याद है कि 15 अप्रैल 1993 मेरी पहली मुलाकात हुई। क्रिकेट कॉलेज में डिबेटिंग कंपटीशन था और मैं पहुंचा और अहमद बिलाल सूफी उसके जज थे और बुशरा इतज़ाज़ हसन उसकी जज थी और अल्फा आपा। ये मेरी पहली मुलाकात थी। मेरी तकरीर हुई, मुझे याद है मेरी तकरीर शायद गालिबन सबसे आखिरी थी और मुझे नहीं लगता था कि मुझे यहाँ कुछ मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि तकरीरी मुकाबले में आखिर तक आते आते बात रह जाती है। और उसका मौजू भी बड़ा दिलचस्प था कि ज़िंदगी के तमाम तरह मसाइल की जिम्मेदार औरत है, एंड आई वाज अगेंस्ट द मोशन। तो जब मैं तकरीर कर चुका और बात हो गई तो फिर उसके बाद जजमेंट थी, तो अल्फा आपा ने वो अपना कमाल का जुमला कहा। उन्होंने अहद जब्र की तरफ निशानदेही करते हुए कहा कि जो हमारे यहाँ एक जब्र का अहद आया है जल मोहम्मद ज़ियाउल हक का, उसका एक फ़ायदा इस माशरे को ये हुआ है, और उन्होंने तंज़न कहा फ़ायदा ये हुआ है कि इस मुल्क में अब गुफ्तगू मुकालमा नहीं होता, सब वाज देते हैं। एक नौजवान ने आके मुझे ये उम्मीद बंधाई है कि शायद वाज के साथ साथ हम गुफ्तगू कर सकें, तो मियाँ शमून चलो पहला इमाम तुम ही ले लो। ओ वाह। और फिर वहां से मेरी इनकी दोस्ती। और ये पहली मुलाकात? ये पहली मुलाकात थी। मैंने ये देखा
कि अपने स्टूडेंट्स में और ख़ास तौर पे लड़कियों में जो चीज़ वो बहुत ज़्यादा वाजे कर देना चाहती थी वो ये थी कि बात करने से मत घबराओ, और बात में जो झिझक है उससे डर के जो तुम्हारे अंदर का टैलेंट है उसको दिखाने से मत घबराओ। बाधा उन्होंने कहा कि भाई 35 मिनट का हमारा एक पीरियड होता है, तालीम इस पीरियड के बाद शुरू होती है। आउट ऑफ द क्लास जो आपने टेक्स्ट पढ़ा दिया है वो कोई मैटर नहीं करता। जो आप किसी भी शख्सियत के अंदर जो वज़ाइफ रख देते हैं, जो कमाल रख देते हैं और कमाल रखने की कोशिश करते हैं, तालीम उसका नाम है। और आरिफा आपा ने हमेशा यही किया कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो चमक उठती थी उनकी आंखें, मैंने अपने आप को 2 वाक़े सुनाए कि हम बस आइडिया लेके गए, उनका मैं साथ हूँ। ये उनका एक मखसूस अंदाज था। मतलब मैंने आपको बताया कि वो एक उर्दू के मामले में एक वेबसाइट कहीं विलायत से चल रही है, आरिफा आपा उसमें पार्टनर थी, आरिफा आपा उर्दू कॉन्फ्रेंस में पार्टनर थी। आरिफा आपा से आप किसी भी इस मुल्क में भी जाके उनसे कहते हैं कि हम एक फेस्टिवल करा रहे हैं, फौरन चलिए। कहते थे यस। तो ये जो उनका अंदाज था, इसमें ख़वातीन की तालीम हो, नौजवानों की तरबियत हो, तालीम से ज़्यादा वो औरत तरबियत की थी। जैसे मैंने कहा ना कि ये बहुत कम, और ये बड़ी क्लीशेड सी बातें लगती हैं, लेकिन आप जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इसके पीछे जाके ज़रा उनका जो मतमय नज़र है उसको देखिए। और जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी ना कि वो जो मौज़मा चांद में बैठी है, मेरे ख्याल में आरिफा आपा वापस अपने काम पे चली गई हैं, और अब वो बैठ के दोबारा जब भी मैं चांद को देखूंगा मुझे ये लगेगा कि बयान के सलीके का चरखा जो है वो दोबारा वहाँ से चल रहा है। रात गए में एक बात आरिफा आपा ने बहुत खूबसूरत कही थी। मेरे कुछ 4 प्रोग्राम रात गए के उन्होंने किए। मेरे एक प्रोग्राम में उनसे ये कहा कि जो लोग गुजर जाते हैं वो कहीं जाते नहीं हैं। अगर तुम्हें उनके विरसे को संभालने का सलीका आ जाए तो तुम्हारे अंदर आ जाते हैं, और जब वो तुम्हारे अंदर आ जाते हैं तो कुर्बत का एहसास भी रहता है और जिम्मेदारी का हर वक्त ख्याल भी रहता है। क्या ही अच्छा हो कि आरिफा आपा हमारे अंदर आ जाए। बेशक हमें कुर्बत का सलीका भी रहे और जिम्मेदारी का एहसास भी रहे। बेशक, और ये हर उस शख्सियत के लिए है जिन्होंने हमें भी सिखाया है, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस माशरे में। यानी जब आरिफा आपा की हम बात करें, ज़रूर है बहुत सी और शख्सियत भी हमारे माइंड में आते हैं। बड़ा प्यारा अंदाज से आपने कहा कि वो जो पुरसा है ना, वो उसका आप कैसे सलीका, एक दफ़ा हम गए लाहौर में और फेस्टिवल था, और उसमें आरिफा आपा ने मुझसे कहा कि जल्दी पहुंच जाना क्योंकि ज़ारा आपा भी आई हैं और मैं तुम्हें ज़ारा आपा के साथ मिलूंगी। उसके बाद हमने ये करना शुरू किया कि ज़ारा ने कहा ज़ारा आपा, आरिफा आपा और मैं, हम तीनों ने ये तय किया कि खाना खाएंगे लेकिन दूसरे की मर्जी का खाएंगे। सो सारे स्टॉल्स पे चले जाओ और सब ढूंढ के लाओ कि सबसे निराली चीज कौन सी लाएगा। अब निराली चीज में अच्छा आप कुछ चरगा ले आते, आप कोई हलीम ले आते। भाई इन बीबियों ने जाके चटनियां जमा की और वो सॉसेस लेके आ रही हैं, और हम हंस हंस के, मैं और तौसीक पागल थे, हमने सारी चटनियां जमा की। तो जो वो मुझे इस उम्र में भी जो एक चुलबुलापन है ना, वो आरिफा आपा में था। और आरिफा आपा का कमाल ये था कि वो अपना ये चुलबुलापन सारी महफिल में बांट देती थी। एवरीबडी वुड बी यंग, एवरीबडी वुड बी बबली। जैसे मैंने कहा ना कि चलो मछली खाएंगे आज, वो ऐसी ऐसी उनमें एक्साइटमेंट थी और कुछ कर देने का जज्बा, जिससे मुझे कभी उनसे खौफ नहीं महसूस हुआ। हमेशा बुजुर्गी का एक खौफ होता है जो आपको डरा देता है और आप एक वक्त पे जाके कहते हैं नहीं, ज़िल्ले इलाही की महफिल में कदम रखते हुए ख्याल रखना। नहीं, आरिफा आपा खुले बाजुओं से मिली और बहुत मोहब्बत से मिली। उनकी आंखें नम हो जाती थीं और जिस तरह से वो एक आवाज़ पे दौड़ी चली आती थीं, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत आसानी से दस्तयाब हैं। इसका मतलब ये था कि उनके दिल में इतनी मोहब्बत है और उनको हर एक से इतना लगाव है
कि वो किसी आवाज़ को रद्द नहीं करना चाहते। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा उनको एक फैज़ अता किया था कि एक शख्स इतने सारे लोगों के लिए दस्तयाब हो, ये मुमकिन नहीं होता। और हर जनरेशन रिलेट कर सकती हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत कम लोग, वाकई बहुत कम लोग हैं जो कर सके हैं। क्योंकि कल जब मैंने देखा, जो आप सदमे की बात करें, वो हर जनरेशन के लोग सदमे में थे जो वो पोस्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो अक्सर हम कहते हैं ना कि जेन जी कहाँ समझ सकती है दानिश्वरों को, आखिरी बात अक्सर जो हम बात कर रहे होते हैं। जेन जी की आखिरी बात बताऊं अपनी, जब ये तय हुआ ना कि अल्फा ने मेरे यहाँ तशरीफ़ लाना है, कि मेरे घर की एक महफिल थी और उसमें उनका बयान था और सब लोग अल्फा के नाम पे दौड़े चले आ रहे थे, तो मेरे भांजों में बाकायदा ये झगड़ा हो गया और दे हैड टू डिसाइडेड ऑन अ टॉस कि अल्फा को लेने लाहौर कौन जाएगा। एंड ऑल ऑफ देम आर हार्डली कॉलेज स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये है ना रिलेट करना, मोहब्बत है उनसे, वाकई ऐसी बात है। और हम सब इसी लिहाज से आज देखिए, जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमें वक्त का भी एहसास नहीं हुआ। जिस तरीके से शमून ने इतने प्यारे तरीके से उनकी सारी बातों को हम सबको बताया, तो बस ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी आपकी ना कुछ बातें सुन के बहुत सारी आपकी थॉट्स अलाइन हो जाती हो, अब बहुत आपको क्लैरिटी मिल जाती हो, बहुत सारी उलझनें आपके दिमाग में हो। पर जब आप कुछ ऐसी बातें सुनते हैं, वो गिरें जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। और ये आरफा आपा जैसी ही शख्सियत जो है वो ऐसा कर पाती है। शमून, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किए। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आप प्रोग्राम में हमारे नाजरीन के साथ हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पे कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। कारोबार और सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी, क्या सिम दुरुस्त है? पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी, पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है? SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें। इन सवालात पर तबसरे और तज्जियों के साथ हम पहुंचाएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव की मालूमात। अपनी जिंदगी की कदर करें। बैरून मुल्क सफर के लिए मुल्की कवानीन पर अमल कीजिए। याद रखें, जाली दस्तावेजात, डंकी यानी गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सफर करना न सिर्फ मुस्तकबिल बल्कि जिंदगी के लिए भी खतरा है। गैर कानूनी एजेंट्स को कानून की गिरफ्त में लाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ इमिग्रेंट्स एक्ट 2018 के तहत गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट्स और अफराद को 3 ta 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा दी जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें किसी इंसानी स्मगलर के चकमे में न आने दें। आए जिम्मेदार शहरी बने, कानूनी दस्तावेजात के मुताबिक सफर करें।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम जंगलात से मुतालिक बात करेंगे, यानी फॉरेस्ट से मुतालिक, ग्रीन कवर से मुतालिक, उसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, प्लस हम अक्सर टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं टिम्बर माफिया। मुझे लगा था कि शायद इतने अरसे से बात होने के बाद, इतने एक्शंस के बाद, इतने खबरों के बाद शायद टिम्बर माफिया थोड़ा वीक हो गया होगा, बट मालूम ये हुआ ब्रेक में कि नहीं, आज भी टिम्बर माफिया एक्टिव है और हमारे जंगलात का दुश्मन है। इस मौजूद पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया कनीज़ फातिमा साहब ने, आप डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं रावलपिंडी डिवीजन की, इससे पहले कई और जगहों पर सर्व कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वेलकम सलाम। बहुत शुक्रिया कनीज़ साहब। पहले तो रावलपिंडी में चूँकि आप इस वक्त सर्व करें, रावलपिंडी में कितना जंगल है और कहाँ पे है? बेसिकली अगर हम बात करते हैं रावलपिंडी की, तो जो हमारा ऑफिस है वो रावलपिंडी जोन है, नदरन जोन है, जिसमें कहूटा, मरी, सरगोधा, चकवाल, पोटोहार, सारे एरियाज को हम कवर करते हैं। Great. अच्छा, जिसमें टिम्बर माफिया की बात की शुएब ने, कि वाकई यही था कि शायद खत्म होगी, इतनी अवेयरनेस है, बात हो रही है, एक्शन लिया जा रहा होता है इनके अगेंस्ट। आज भी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे वाकयात हैं आपके सामने? एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी पंजाब गवर्नमेंट जो इकदाम ले रही है, मेरा ख्याल है वो काबिल तहसीन है। आज से पहले इतना हाई लेवल पे इस चीज़ को नहीं लिया गया था। अभी माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये चीज़ें अंडर कंट्रोल्ड हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि टिम्बर माफिया को हम फुली कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे गवर्नमेंट जो है ना अब अमल कर रही है। यानी अब हमारी जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें बहुत तरमीम की जा रही हैं, जिसमें सज़ाएं सख्त से सख्त दी जाएंगी और जुर्माने बहुत ज़्यादा, 5 लाख तक जुर्माने, 10 साल तक कैद का जो है वो किया गया है, ताकि इस जरिए से जैसे जैसे सजाएं सख्त होंगी तो शायद किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकें मामलात को। अच्छा, कुछ ऐसे वाकयात जो रिसेंट आपके सामने आए हों जिससे हमें ये समझ भी आता है कि आज भी टिम्बर माफिया, जैसे आपने कहा कि भले थोड़ा कंट्रोल हुआ लेकिन स्टिल देयर इज टिम्बर माफिया जो एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर और किस तरह के इश्यूज आपने फेस किए, आपकी टीम ने फेस किए? देखें, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, वो तो डेली बेसिस पे हम लोग देखते हैं, फेस करते हैं, लेकिन उनको ओवरकम करने के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी हमें मदद कर रही है वो काफ़ी हमें हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। टिम्बर माफिया के खिलाफ लड़ने के लिए हमें काफ़ी इक्विप्ड किया जा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया गया है, ड्रोन्स वगैरह की वजह से जो है काफ़ी हेल्प मिल रही है, जियो टैगिंग की गई है, ट्रीज़ को अब मॉनिटर करने के लिए जो जियोग्राफिक सिस्टम से जो है एक प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा इस सिलसिले में। अच्छा, क्या जंगलात की कटाई में कमी देखी है हमने? आप बिकॉज अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से मैं ये बात पूछ रही हूँ कि हालात हमने देख लिए, क्लाइमेट चेंज के असरात हमने देख लिए और अभी हम सब ने फेस किए और अभी रिसेंटली ये जो मॉनसून गुजरा है ये भी हम सबके सामने रहा कि किस तरह से सैलाब ने तबाही मचाई है। सो क्या ये कमी दिखाई दे रही है आपको, या अभी भी बस स्ट्रिक्टली अगर आप डंडा लेके सर पे खड़े होंगे तो तब लोग नहीं, मैं ये समझती हूँ कि अभी जो एक चीज़ है, लोगों में अवेयरनेस भी काफ़ी हद तक आ चुकी है और जैसे महकमा भी पूरी कोशिश करता है, अभी महकमे के साथ काफ़ी अदर गवर्नमेंट्स जो हैं वो मिल के फाइट कर रहे हैं जंगलात को बचाने के लिए, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा जो प्लांटेशन ड्राइव्स हुई हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन बेसिकली जो मकसद है पौधे लगाना नहीं है, पौधों की हिफाजत करना है। और वो मैं समझती हूँ एक महकमा नहीं कर सकता, महकमे के साथ साथ हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सब मिलके हैं। जब तक हमारे अंदर खुद रियलाइजेशन नहीं होगी हम इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकेंगे और ये एहसास मेरा ख्याल है बच्चे बच्चे में होना चाहिए। और स्पेशली हम अगर बात करें आज से 5-10 साल पीछे चले जाएं तो वो चीज़ें जो हम पढ़ते थे कि शायद ये क्राइसिस आएंगे, शायद माहौलियाती तबाहकारियाँ इस कदर हो जाएंगी, वो शायद हमने इस दफ़ा फेस की हैं। जिस तरह के 1 साल पहले की जो बात कर रहे होते हैं हम, तो वो अगले साल फेस कर रहे होते हैं और हम कहते हैं हमने प्रेडिक्शन तो 5 साल बाद की थी कि 5 साल बाद ऐसा होगा। जी, तो ये तो इतना तेजी से ड्रास्टिक हमने एक चेंज देखा है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक आम शहरी का रोल क्या हो सकता है इन फाइटिंग अगेंस्ट टिम्बर माफिया? देखिए, टिम्बर माफिया के साथ साथ सबसे पहले तो हम लोगों को ये वर्क करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो अभी रिसेंटली हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई है वो हेल्पलाइन है। वो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हम सारों को बताते हैं, अदरवाइज सोशल मीडिया पे भी हमारा चल रहा है कि 1084 की एक हेल्पलाइन है, उस पर कोई भी शख्स किसी भी जगह कोई गैर कानूनी काम होते देखता है, टिम्बर माफिया या फॉरेस्ट फायर्स देखता है, कहीं जंगल में आग लग गई है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो वो समझता है कि गवर्नमेंट को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो टाइमली इन्फॉर्म करे, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फौरी जो है अमल पैरा होता है और उस जगह पे वो पहुंच के उस चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और इसमें ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से ही कि स्पेशली हम विंटर्स में देखते हैं कि कहीं पर भी अगर आप इकट्ठे हुए हैं, कोई पिकनिक के पर्सपेक्टिव से आप इकट्ठे हुए हैं, फैमिलीज इकट्ठी गैदर हुई हैं, कि आप हर जगह बारबेक्यू नहीं कर सकते, आप हर जगह आग नहीं लगा सकते, जो कि उसके बाद फिर अगर एक भी गलती आपसे हो गई तो वो
तेज़ी के साथ आग फैल जाती है। ये जो गलतियाँ हमसे माजी में हुई हैं, अब भी तो अवेयरनेस तो आई, बट आप लोग किस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस जो है ना वो तो अब हमें होनी चाहिए। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम कचरा ना फेंकें, हम अपने बच्चों को बताएं कि अपने माहौल को किस तरीके से साफ रखना है। उसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट जो है वो बैनर्स लगा के, पम्फलेट्स के ज़रिए ये चीज़ लिखी होती है कि यहाँ पे सिगरेट नोशी ना करें, या अगर आप राह चलते सिगरेट फेंक जाते हैं तो वो बहुत बड़े नुकसान का काज बन जाती है। बारबेक्यू की आप बात करें, मींस अगर आपने कोई एक्टिविटी की है, कोई फन एक्टिविटी है, तो उसको प्रॉपर्ली क्लोज करके उसके बाद उस जगह से जाएं। और जिन जगहों पे आप सिर्फ एक जगह एलोकेट कर दी जाए और उसके अलावा कहीं और ना की जाए, बिल्कुल भी जरूरी है। हाँ जी। और इसमें अर्बन फॉरेस्ट, इसके लिए आप लोग क्या काम करें? बिकॉज हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जो अर्बनाइजेशन हुई है, बहुत से इलाके, बिल्कुल हम कराची की तरह ज़्यादा मिसाल भी दे रहे थे कि वहाँ पे हमें कंक्रीट का जंगल नजर आता है, दरख्त पौधे नजर नहीं आते। सो अर्बन फॉरेस्ट के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो सबसे मेन चैलेंज है वो है पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन। तो फिर यकीनी बात है, जैसे जैसे शहर बढ़े हैं, दरख्त कम हुए हैं। अब उसका एक ही हल है कि अगर हमारे घर हैं, हमारे अपार्टमेंट्स हैं, हमारे फ्लैट्स हैं, तो उसमें किसी हद तक हम गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ मिलकर कर सकते हैं, अपनी कॉलोनीज़ में कर सकते हैं। जहाँ कहीं हमें स्पेस नजर आए वहाँ पे हम कोशिश करें पौधे लगाएं, और पौधे जो हैं वो नेटिव हों, मींस उस इलाके के जरूरी बात है, वो नेटिव हों, उनको वाटर रिक्वायरमेंट उनकी लेस हो, फ्रूट ट्रीज लगाएं, सायादार दरख्त लगाएं। अभी हम स्मॉग को ही देख लेते हैं अगर, तो स्मॉग एक ऐसा मेजर इशू है जो कितने ही अरसे से, हम ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो गए हैं कि हमारा मुल्क इस चीज़ से गुजर रहा है। और ये एक मुल्क या एक शहर की बात है नहीं, ये ट्रांस बाउंड्री इशू है। और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम शहरों में दरख्त लगाएं। बेसिकली बात फिर वही आती है अवेयरनेस की। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में रूफटॉप गार्डनिंग कर लेना। अगर आपके पास जगह नहीं है, एरिया कम है, आप गमलों में कर लें। आप मतलब किसी भी तरीके से जो है पौधों की जो अहमियत है वो आप अपने बच्चों में, आप खुद से उस चीज़ से अवेयर हों, उसकी हिफाजत करें। एक पौधा एक शख्स ज़रूर लगाए, अपने बच्चों से लगवाए, उसकी प्रॉपर वाटरिंग है, बच्चों को बताएं कि आपने किस तरीके से इसको लुक आफ्टर करना है। ये नहीं कि आपने पौधा लगा दिया बस छोड़ दिया, आपने उसको लुक आफ्टर करना है। उसको, बच्चों को अगर आप बताएंगे ये आपका दोस्त है, ये आपके लिए क्या क्या फायदे दे सकता है, तो मेरा ख्याल है एक बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी पैदा होती है। कि बच्चे से और बहुत कुछ सीखते हैं, केयर सीखते हैं, उनके अंदर आता है कि मुझे कैसे ख्याल रखना है, ये भी एक जानदार है, मुझे इसका ख्याल रखना है। अच्छा, मैंने बहुत अच्छी एक्टिविटी देखी है कि अक्सर पेरेंट्स जब बच्चे की बर्थडे होती है तो हर बर्थडे पे एक पौधा ला के देते हैं, या फिर वो एक जो है वो दरख्त लगाता है। तो ये यकीनन देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, फिर वो उसको ओन कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, माशरे में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बड़ी अच्छी चीज़ें ही होती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे किस तरीके से अवेयरनेस पे काम मज़ीद हो रहा है? एक तो डिजिटल के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूर बताइएगा कि सोशल मीडिया अवेयरनेस कैसे हो रही है, दूसरा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड स्कूल लेवल पे किस तरीके से अवेयरनेस पे काम हो रहा है? अभी इसी साल अगर हम देखें तो पंजाब गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी बहुत बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस कराई है। GIS लैब्स हैं हमारी, वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स हैं, बाकायदा GIS लैब की गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी मॉनसून प्लांटेशन कैंपेन हुई है इसी साल, उसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को, बच्चों को और आम जो हमारे अवाम हैं उनको ले के बहुत सारी ड्राइव्स की गई हैं। और अवेयरनेस के हवाले से हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हम भी बच्चों को बताते हैं, लेकिन हम फिर वही कहेंगे घरों में आप खुद अपने बच्चों को जो सिखाएंगे उससे बेटर कोई चीज़ है नहीं। बेशक। ख़वातीन क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी इस महकमे में हैं, इसलिए मैं सवाल भी रख रहा हूँ। आप इन योर पर्सपेक्टिव ख़वातीन इस अहम मामले में क्या रोल प्ले कर सकती हैं? देखें, जहाँ तक ख़वातीन की बात है तो आपको पता है कि माशरे की एक अहम इकाई होती है ख़वातीन। अगर बीइंग अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं ये एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, इसमें आना चाहिए लेडीज़ को। लेकिन अगर हम बीइंग अ लेडी सिर्फ अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं तो मैं कहती हूँ जितनी एक लेडी अवेयरनेस दे सकती है पौधों के हवाले से, पानी की, जो हम कहते हैं कि आने वाले वक्तों में आबी ज़खायर कम हो जाएंगे। आप बच्चों को घर में सिखाएं कि बेटा ये टैप आपने बंद करना है, आपने यूज़ किया, आपने इसको फौरी बंद करना है, ये नहीं पानी निकल रहा है। पौधों के हवाले से, माहौलियात की सफाई के हवाले से, नॉर्मली अगर हम ये कहें कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन होता ही है कि गाड़ी से अक्सर कचरा बाहर फेंकते आप देखते हैं, तो ये वो चीज़ है जो हमने अपने बच्चों को अपने घर में सिखानी है कि बेटा आपने बाहर नहीं फेंकना। अगर पौधे हैं तो आपने गुजरते हुए उनको प्लक करके नहीं जाना है,
और बचपन से ये चीज़ अगर हम उनको बच्चों को अपने अंदर डाल देंगे उनके कि आपने इसको किस तरीके से लुक आफ्टर करना है, ये दरख्त आपके लिए आने वाले वक्त में कितने फ़ायदेमंद हैं, तो मेरे ख्याल है सबसे अहम यही चीज़ है। और क्या हम कुछ स्टडीज़ भी शेयर कर रहे होते हैं कि किसी और मुल्क की, किसी और खत्ते की, जहाँ पर इसी तरह के इशूज़ हैं, स्मॉग की हम बात करते हैं, हम चाइना की मिसाल देते हैं, चूँकि आजकल पाकिस्तान कई सालों से हम देखने फेस कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने दरख्तों पर या उन्होंने ग्रीनरी पर या ग्रीन कवर पर काम किया और इन चीज़ों को मिनिमाइज़ किया। हम उन स्टडीज़ को भी इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने इस डोमेन में। बिल्कुल, उन स्टडीज़ को देखते हुए हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, जो नई चेंजेस हैं, नई तब्दीलियां हैं, उस ज़रिए से हम उस पर काम भी करते हैं। जैसे अभी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बैम्बू की प्लांटेशन के ऊपर जोर दिया है। इसी तरह अगर हम स्मॉग की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं पीपल का दरख्त लगाएं, शीशम लगाएं, अर्जुन लगाएं, नीम है, धरेक है, ये सारे वो लोकल ट्रीज हैं जो हमारे अपने इस इलाके के हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी ऐसी स्पीशी ना लगाएं जो आपके लिए बाइसे ट्रबल हो जाए, वो आपकी स्मॉग के इशूज़ को भी रिजॉल्व करे, सायादार भी हो, चरिंद परिंद का वो आशियाना भी हो, और वो उस इलाके के हवाले से वो सुटेबल हो। ये बहुत जरूरी है बिकॉज हमने माजी में कुछ गलतियां कर दी ना, कराची में भी की, मैं इस्लामाबाद में भी की, मलबरी का यहाँ पे किया, कुछ हमने वहाँ पे गलतियां की जिसकी वजह से हमारा थोड़ा इकोसिस्टम मुतासिर हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि वो दरख्त, वो पौधे आपने लगाने जो आपकी उस सोइल, आपके उस इन्वायरमेंट के मुताबिकत रखते हैं। और अगर खुद इतनी अवेयरनेस नहीं होती अमूमन लोगों को, तो ऑब्वियसली उससे पूछ लें, आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, आप तो गूगल है, गूगल कर सकते हैं। तो ये हेल्प लेने में, सपोर्ट लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आखिर में कोई मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहती हूँ इस हवाले से? यही हम कहेंगे कि हर इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करे, वो खुद भी एक दरख्त लगाए, अपने बच्चों से भी एक दरख्त लगाए और लगाकर उस दरख्त की हिफाजत करे। वेरी ट्रू जी, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थी जिस तरीके से आप